हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 50 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप इस वीडियो में से कम 3 से 4 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे अपनी परीक्षा में। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अधिगम में किसी बाधा के कारण क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अधिगम स्मृति, अधिगम पठार, अधिगम त्वरण, अधिगम सूझ। तो दोस्तों अधिगम में किसी बाधा के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो वह उत्पन्न होता है दोस्तों अधिगम पठार। क्या होता है दोस्तों? अधिगम पठार किसी बाधा के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। अधिगम पठार किसे कहते हैं दोस्तों? अधिगम पठार जब सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय तक प्रगति रुक जाती है और व्यक्ति का प्रदर्शन लगभग एक जैसा बना रहता है तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि वह आगे की नई प्रगति नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और जानकारी है इसके बारे में। अधिगम पठार के कारण के बारे में देखते हैं दोस्तों। अधिगम पठार के कारण अभ्यास में कमी, रुचि की कमी, थकान या तनाव, गलत अध्ययन विधि, प्रेरणा का अभाव, ये सभी अधिगम पठार के कारण हैं। अब इसको दूर करने के उपाय देखते हैं दोस्तों। अधिगम पठार को दूर करने के उपाय: नियमित अभ्यास करना, नई विधियों का प्रयोग करना, पर्याप्त विश्राम लेना, प्रेरणा बढ़ाना और लक्ष्य स्पष्ट रखना। ठीक है, आगे और देखते हैं इसके बारे में जानकारी। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है, साइकिल चलाना सीखते समय शुरुआत में तेजी से सुधार होता है, फिर कुछ दिनों तक कोई विशेष सुधार नहीं दिखता, यही अधिगम पठार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सीखने में अचानक समस्या समाधान का अनुभव क्या कहलाता है। तो दोस्तों सीखने में अचानक समस्या समाधान का अनुभव क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। विस्मरण अनुभव, अंतर्दृष्टि, अधिगम, संवेगात्मक अनुभव, प्रयास एवं त्रुटि। तो दोस्तों सीखने में अचानक समस्या समाधान का अनुभव क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अचानक समझ जाता है और उसे तुरंत सही तरीका सूझ जाता है तो इस प्रक्रिया को अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। इसमें बार बार प्रयास करने के बजाय अचानक समझ विकसित होती है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है, एक बंदर द्वारा डंडों को जोड़कर केला निकाल लेना अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण है। दोस्तों जैसे एक बंदर किसी बंद आकृति में बैठा हुआ है, अगर उसको केला मिल जाए तो वह डंडों को जोड़कर केला निकाल लेगा। ठीक है, तो इसीलिए यह अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। SOR सिद्धांत में ओ का अर्थ क्या है? तो दोस्तों SOR सिद्धांत में ओ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों प्राणी या जीव। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राणी या जीव हो जाएगा SOR सिद्धांत में ओ का अर्थ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इस सिद्धांत में दोस्तों एस का मतलब क्या है? स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, ओ मतलब ऑर्गेनिज्म जीव या व्यक्ति, आर मतलब रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में और डिटेल में। यह सिद्धांत बताता है कि किसी उद्दीपन के बाद व्यक्ति अपनी मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके और उनके व्यवहार से सीखता है। इसे अनुकरण द्वारा अधिगम भी कहा जाता
है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण हो गया, बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार को देखकर अच्छे बुरे कार्य सीखते हैं। ठीक है, तो यही इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एस.आर. बांड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों एस.आर. बांड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएंगे दोस्तों थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक एस.आर. बांड के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने से होता है। अभ्यास और अनुभव से यह संबंध मजबूत हो जाता है। उदाहरण है, बिल्ली का पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयास करना और अंत में सही तरीका सीख लेना। अंत में सही तरीका सीख लेना। ठीक है, इस एस.आर. बांड का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इवान पावलोव ने। किसने दिया था दोस्तों? इवान पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राकृतिक उद्दीपन को कृत्रिम उद्दीपन के साथ बार बार जोड़ने पर व्यक्ति या जीव उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे दोस्तों उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है, यदि रोज स्कूल की घंटी के साथ अवकाश मिलता है तो घंटी सुनते ही बच्चों में खुशी की प्रतिक्रिया होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की थ्योरी किसने दी? तो दोस्तों ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की थ्योरी किसने दी थी? तो वह दी थी दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार बालक और बालिका के मानसिक एवं भावनात्मक विकास में ये कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है दोस्तों ओडिपस कॉम्प्लेक्स। बालक का माता के प्रति विशेष लगाव और पिता से स्पर्धा की भावना। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है दोस्तों? बालक का माता के प्रति विशेष लगाव रहता है और पिता से स्पर्धा की भावना रहती है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। बालिका का पिता के प्रति विशेष लगाव रहता है और माता से प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए और इसके बारे में पढ़ते हैं। यह अवस्था मनोयौनिक विकास के फालिक चरण में मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, सलाह की आयु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सलाह की आयु किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों किशोरावस्था को। किशोरावस्था को सलाह की आयु कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। इस अवस्था में बालक या बालिका अपने जीवन से जुड़े निर्णयों, व्यवहार और भविष्य के बारे में बड़ों से सलाह लेने लगते हैं। इसलिए किशोरावस्था को सलाह की आयु कहा जाता है। आइए अब मुख्य बिंदु को देखते हैं। इसको मुख्य बिंदु है दोस्तों, यह अवस्था लगभग 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं। आगे देखते हैं। किशोर मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता अधिक महसूस करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण। मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है, प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य सोचना, समझना, स्मरण करना तथा शरीर की इच्छा अनुसार क्रियाओं को नियंत्रित करना है। ठीक है, आइए इस प्रश्न के बारे में संक्षेप में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह बुद्धि,
स्मृति, भाषा, निर्णय, कल्पना और सीखने जैसी उच्च मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य बिंदु है इसके सोचने और तर्क करने का कार्य करता है प्रमस्तिष्क। स्मृति एवं सीखने पर नियंत्रण रखता है प्रमस्तिष्क। इच्छानुसार होने वाली गतिविधियों का संचालन करता है प्रमस्तिष्क। भाषा और भावनाओं का भी नियंत्रण करता है प्रमस्तिष्क। आइए उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है पढ़ना, लिखना, बोलना और निर्णय लेना प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, लड़कियों की आवाज़ में मृदुता किस हार्मोन के कारण आती है। तो दोस्तों लड़कियों में हार्मोन में मृदुता किस हार्मोन के कारण आती है, तो वह आती है दोस्तों एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लड़कियों की आवाज़ में मृदुता आती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री शरीर का प्रमुख हार्मोन है जो किशोरावस्था में शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन लाता है। इसी के प्रभाव से लड़कियों की आवाज़ कोमल और मधुर हो जाती है। ठीक है, आइए मुख्य बिंदु देखते हैं। इसका मुख्य बिंदु है दोस्तों, यह स्त्रियों का प्रमुख लैंगिक हार्मोन है। किशोरावस्था में अधिक सक्रिय होता है। शरीर के स्त्री संबंधी गुणों के विकास में सहायक होता है। आवाज़ में मृदुता और कोमलता लाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो वह अवस्था है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को संचयी प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को इकट्ठा करने, संभाल कर रखने और संग्रह करने में रुचि लेते हैं। वे खिलौने, चित्र, सिक्के, पेंसिल आदि जमा करना पसंद करते हैं। इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है दोस्तों, देखते हैं आइए। यह प्रवृत्ति सामान्य बाल विकास का भाग है। बच्चों में जिज्ञासा और संग्रह की आदत विकसित होती है। लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु में अधिक दिखाई देती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे यह संचयी भाव उनमें अधिक दिखाई देती है। ठीक है, उदाहरण है इसका दोस्तों, उदाहरण है बच्चों का पुराने खिलौने, स्टिकर या रंगीन कागज इकट्ठा करना संचयी प्रवृत्ति का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, जीवन का आदर्श काल और नींव की अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों जीवन का आदर्श काल और नींव की अवस्था किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं दोस्तों शैशवावस्था को। किसको कहते हैं दोस्तों, शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल और नींव की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, बाल्यावस्था में बच्चे के व्यक्तित्व, आदतों, व्यवहार, शिक्षा और चरित्र की नींव रखी जाती है। इसलिए इसे जीवन का आदर्श काल एवं नींव की अवस्था कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों, इस अवस्था में सीखने की क्षमता अधिक होती है। अच्छे संस्कार और आदतों का विकास होता है। भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण इसी समय होता है। मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, परिपक्वता लगभग किस आयु तक आ जाती है। तो दोस्तों परिपक्वता लगभग किस आयु तक आ जाती है, तो वह आती है दोस्तों 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक बच्चों में परिपक्वता आ जाती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, इस आयु तक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास काफ़ी हद तक पूर्ण हो जाता है। सोचने, समझने, निर्णय लेने और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता विकसित होने लगती है। ठीक है, मुख्य बिंदु हैं इसके दोस्तों, किशोरावस्था के अंत में परिपक्वता बढ़ती है। शरीर और मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है।
व्यवहार में गंभीरता और जिम्मेदारी आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, मस्तिष्क का संपूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का संपूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? तो वह होता है दोस्तों 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में माना जाता है कि लगभग 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का अधिकांश विकास हो जाता है। इस समय तक सोचने, समझने, स्मरण और सीखने की क्षमता काफ़ी विकसित हो जाती है। ठीक है, मुख्य बिंदु है इसके दोस्तों, मुख्य बिंदु बचपन और किशोरावस्था में मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है, सीखने और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, मानसिक दक्षताएं अधिक परिपक्व होने लगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, जीवन में सबसे अधिक फुर्तीली अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों जीवन में सबसे अधिक फुर्तीली अवस्था कौन सी होती है? तो वह होती है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन की सबसे फुर्तीली अवस्था होती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, बाल्यावस्था में बच्चों में ऊर्जा, उत्साह और सक्रियता सबसे अधिक होती है। वे खेल कूद, दौड़ना, कूदना और नई चीज़ें सीखने में बहुत रुचि लेते हैं। इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है दोस्तों शारीरिक सक्रियता अधिक होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक सक्रियता अधिक होती है, सीखने और खेलने की उत्सुकता रहती है, शरीर में ऊर्जा और चंचलता अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, बच्चे के दांत बनने की अवस्था क्या है? तो दोस्तों बच्चे के दांत बनने की अवस्था क्या है? तो वह है दोस्तों गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था में बच्चे के दांत बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, शैशवावस्था में बच्चे के दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। सामान्यतः 6 महीने की आयु से दांत आना प्रारंभ होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु है दोस्तों, यह अवस्था जन्म से लगभग 6 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, यह अवस्था लगभग जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। आइए और देखते हैं इसके बारे में। दांत निकलने की प्रक्रिया शारीरिक विकास का भाग है। प्रारंभ में दूध के दांत आते हैं। उदाहरण है दोस्तों, 6 से 8 महीने के शिशु में पहला दांत निकलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना ले जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना ले जाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों RNA। क्या कहलाता है दोस्तों? RNA एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना ले जाने का कार्य करता है। और RNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह प्रोटीन निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है दोस्तों, देखते हैं, RNA कोशिका में संदेशवाहक का कार्य करता है, DNA से सूचना लेकर प्रोटीन निर्माण तक पहुंचाता है। यह जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों RNA जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, माता पिता के शरीर में गुणों का समूह कहलाता है। तो दोस्तों माता पिता के शरीर में गुणों का समूह कौन सा कहलाता है इनमें से? तो वह हो जाएगा दोस्तों DNA माता पिता के शरीर में गुणों का समूह कहलाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वह आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें माता पिता के गुण और विशेषताएं संचित रहती हैं। यही गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु है दोस्तों इसके,
डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। यह गुणों के संचरण का कार्य करता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। शरीर की संरचना और विशेषताओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, 46+X किस सिंड्रोम का संकेत है? तो दोस्तों 46+X सिंड्रोम किसका संकेत है? तो वह संकेत है दोस्तों टर्नर सिंड्रोम का। किसका दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम का संकेत है 46+X सिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में लड़कियों में एक X गुणसूत्र की कमी होती है। सामान्यतः महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस स्थिति में केवल एक X गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, मुख्य बिंदु है दोस्तों, यह एक आनुवंशिक विकार है, केवल महिलाओं में पाया जाता है। शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसे मोनोसोमी X भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, कौन सा गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है? दोस्तों कौन सा गुणसूत्र इनमें से छोटा गुणसूत्र कहलाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। Y गुणसूत्र मानव शरीर का सबसे छोटा गुणसूत्र माना जाता है। यह पुरुषों में पाया जाता है और लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं दोस्तों। पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। ठीक है, यह पुरुष लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, 23वां गुणसूत्र XX किस में पाया जाता है? दोस्तों 23वां गुणसूत्र XX किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों महिला में। किस में पाया जाता है दोस्तों? महिला में पाया जाता है 23वां गुणसूत्र XX। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। मनुष्यों में 23वां गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। मुख्य बिंदु हैं दोस्तों इसके, XX गुणसूत्र कहाँ मिलता है दोस्तों? महिला में। XY गुणसूत्र कहाँ होता है? पुरुष में। और 23वां गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, क्योंकि यह लिंग निर्धारित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सा जोड़ा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? दोस्तों कौन सा जोड़ा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? तो वह होता है दोस्तों 21वां गुणसूत्र। 21वां गुणसूत्र सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, मानव शरीर में 21वां गुणसूत्र सबसे छोटा ऑटोसोम माना जाता है। इसमें जीनों की संख्या अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कम होती है। ठीक है, मुख्य बिंदु है दोस्तों 21वां गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। यह ऑटोसोम गुणसूत्रों में शामिल है। इसी गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि से डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, 6 महीने के बालक का कंफर्ट साउंड करना किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों 6 महीने के बालक का कंफर्ट साउंड करना किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों विकास क्रम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों? विकास क्रम का सिद्धांत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, 6 महीने के आसपास शिशु बा बा माँ माँ जैसी ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है। इसे कंफर्ट साउंड या बबलिंग कहा जाता है। ठीक है, यह भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों, शिशु ध्वनियों के माध्यम से संवाद का अभ्यास करता है। यह भाषा सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे बबलिंग अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, 21वें गुणसूत्र में विभाजन न होने पर क्या कहलाता है?
तो दोस्तों 21वें गुणसूत्र में विभाजन न होने पर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों डाउन्स सिंड्रोम। क्या कहलाता है दोस्तों? डाउन्स सिंड्रोम कहलाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, जब 21वें गुणसूत्र का सही विभाजन नहीं होता तब उसकी एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है। इस स्थिति को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य बिंदु है दोस्तों इसके, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, यह एक आनुवंशिक विकार है। 21वें गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है। मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा दोस्तों, बाल विकास में वय संधि का समय क्या है? तो दोस्तों बाल विकास में वय संधि का समय क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 10 से 14 वर्ष। 10 से 14 वर्ष बाल विकास में वय संधि का समय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों, वय संधि वह अवस्था है जब बालक और बालिका में किशोरावस्था के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन शुरू होते हैं। सामान्यतः यह अवस्था 10 से 14 वर्ष की आयु में आती है। इसके मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास तेजी से होता है। लड़कों और लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि किसने कहा? तो दोस्तों अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि किसने कहा था? तो वह कहा था दोस्तों फ्रैंक ने। किसने कहा था? फ्रैंक ने कहा था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा दोस्तों, सोरेनसन ने अभिवृद्धि को कोशिकाओं के आकार और संख्या में वृद्धि बताया, इसलिए इसे कोशिकीय वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। इसमें शरीर की लंबाई, वजन और आकार बढ़ता है। यह जैविक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? वंशानुक्रम कहते हैं माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। माता पिता से संतान में जो शारीरिक और मानसिक गुण स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। दोस्तों मुख्य बिंदु है इसके, गुण डीएनए और जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। रंग, ऊंचाई, बुद्धि आदि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यह जन्मजात गुणों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, बौद्धिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो दोस्तों बौद्धिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? दोस्तों यह हो जाएगा आंतरिक कारक। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक कारक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। बौद्धिक और शारीरिक विकास व्यक्ति के शरीर और मन से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें विकास की प्रक्रिया के आंतरिक कारक माना जाता है। इसका मुख्य बिंदु है दोस्तों, आंतरिक कारक जन्मजात होते हैं। इनमें वंशानुक्रम, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। ये व्यक्ति के विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, बालक में चिंतन का विकास क्रम कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो वह होता है दोस्तों 2 वर्ष की आयु के बाद। 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में सोचने, समझने और तर्क करने की प्रारंभिक क्षमता विकसित होने लगती है। यही चिंतन का प्रारंभ माना जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं दोस्तों,
भाषा विकास के साथ चिंतन विकसित होता है। बालक वस्तुओं और घटनाओं को समझने लगता है। कल्पना और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर भी करिएगा। प्रश्न है हमारा 30, चिंतन में तर्क की प्रधानता कब बढ़ती है। तो दोस्तों चिंतन में तर्क की प्रधानता कब बढ़ती है, तो वह बढ़ती है दोस्तों आयु बढ़ने के साथ साथ चिंतन में तर्क की प्रधानता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसकी सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता विकसित होती जाती है, इसलिए चिंतन में तर्क की प्रधानता आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों, अनुभव और ज्ञान में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, तार्किक सोच अधिक मजबूत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 31, पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है, तो यह रहता है दोस्तों 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहता है दोस्तों, 7 वर्ष तक रहता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, पियाजे के अनुसार लगभग 7 वर्ष की आयु तक बालक में तार्किक चिंतन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इस अवस्था में बालक की सोच कल्पनात्मक और आत्मकेंद्रित होती है। मुख्य बिंदु है दोस्तों इसके, मुख्य बिंदु है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। बालक तर्क की अपेक्षा कल्पना पर अधिक निर्भर रहता है। 7 वर्ष के बाद तार्किक सोच का विकास बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने 31 प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।